topic that we will be doing is of financial management and policy. And we will continue from the last topic that we did was time value of money, and under that we had learned about the calculation of net present value, and we had solved a few questions. So this will be a continuation from that. Here we will see how to calculate another question where we will be calculating the net present value, and after that we will be moving on to the next type of capital budgeting or investment evaluation tool, which is going to be your internal rate of return, and the last one will be profitability index. So this is going to be our class today. I will give you just 1 minute to get your books and copies, and then we will start with today's topic, which is net present value, internal rate of return, and profitability index. Okay, so let's quickly start. Last day we had done net present value, and also we had done payback period method. Today we will discuss another question of net present value, and then go ahead and discuss internal rate of return and profitability index. So let's quickly start with a question of net present value. Okay, so this is the question that we'll discuss today. I think we had discussed this question earlier as well, but I think I had left part of it. Yeah. Okay. So this question we had discussed, but I had left the depreciation part, and I had told you that we will go ahead and do this question once more. So the question says the initial outlay is 1 लाख, मतलब शुरुआत में हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया. ये प्रोजेक्ट 5 साल चलेगा. 5 साल के बाद 10,000 रुपए का जितना भी सामान बचेगा उसको बेचकर हमें स्क्रैप वैल्यू, मतलब लास्ट में 5 साल के बाद 10,000 रुपए हमें एक्स्ट्रा मिलेंगे. पहले साल के एंड में 6,000 मिलेगा, दूसरे साल के एंड में 14,000, तीसरे साल के एंड में 24,000, चौथे साल के एंड में 16,000, लेकिन पांचवें साल के एंड में कुछ पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन याद रखिए ये स्क्रैप वैल्यू 10,000 मिलेगा पांचवें साल के एंड में. तो सारे वैल्यूज को मुझे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है. तो फॉर्मूला हमें पता है. फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर n. तो यहां पे पहले साल का क्या हो जाएगा? पहले साल के एंड में मुझे कितना पैसा मिल रहा है? 6,000 रुपए मिल रहा है. तो उस 6,000 को आज के डेट के वैल्यू में मुझे कन्वर्ट करना है. तो 6,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% रेज टू द पावर 1. इसी तरीके से सारे का करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर चीज बोल दिया गया कि डेप्रिसिएशन जो है वो हमें कैलकुलेट करना है 10% के रेट से. तो 10% के रेट से डेप्रिसिएशन इस तरीके से कैलकुलेट होगा कि इनिशियल जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उससे हम स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट. 5 साल चलने वाला है तो डिवाइड कर देंगे 5 से.
So this is the formula here. Depreciation equal to initial cash outflow minus scrap value divided by estimated life of the project. अगर आप लोगों ने बीकॉम में डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर किया है तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला किया होगा. ये स्ट्रेट लाइन मेथड का सिंपल डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला है. ठीक है. नाउ हमारा डेप्रिसिएशन कितना आ जाता है? 18,000. मतलब हर साल मुझे 18,000 रुपए डेप्रिसिएशन देना पड़ रहा है. मतलब मेरा जो प्रॉफिट है, मतलब ये जो गिवन प्रॉफिट है 6,000, 14,000, 24,000, 16,000, इसमें 18,000 कम किया हुआ है, माइनस किया हुआ है. इस कारण से हम हर साल में ये 18,000 को ऐड कर देंगे. 18K आई विल ऐड इन ऑल द गिवन ईयर्स. ठीक है. हर साल में 18,000 रुपए हम ऐड करते जाएंगे एंड उसके बाद हम अपना कैलकुलेशन करेंगे जितना भी वैल्यू आएगा. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी 18,000 प्लस 6,000 कितना हो जाएगा? 24,000. तो पहले साल का प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा? 24,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r रेज टू द पावर n. ठीक है. यहां पे आप लोगों ने मुझे बोला है कि कैलकुलेशन किस तरीके से होगा. ठीक है. तो कैलकुलेशन दिखाने के लिए जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, आई विल शो यू द कैलकुलेशन हियर. Okay, so the calculation will be somewhat like this, that say we are taking 18 plus 6, 24,000 divided by 1 plus 10% raised to the power 1. Fine. So how will we do that? We will first of all solve this, which is the denominator. Denominator solve करने के लिए denominator is 1 plus 10%. ठीक है. तो 10% को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 by 100. ठीक है. तो 10 by 100 प्लस 1 है ये. यहाँ पे ये दो जीरोस हमने कट कर दिया. ठीक है. थोड़ा स्क्रीन से बाहर चला जा रहा है. जस्ट अ सेकेंड. 1 plus 10% raised to the power 1. So we can write this as 1 plus 10 by 100. So we can cut these two zeros and this will become 1 plus 1 by 10. Now 1 plus 1 by 10, simply cross multiply this here. So it will become 10 plus 1 whole by 10 now. ठीक है. This will become 11 by 10. Or we can write this as 1.1 and raised to the power 1 तो था ही पहले से. ठीक है. So this is how it will become. This is how we will solve this particular sum. Now हमारे डिनोमिनेटर में क्या बच गया? 1.1 एंड हमारे न्यूमरेटर में कितना है? 24,000. So 24,000 divided by 1.1. Now if we remove this 0, we can multiply a 10 here. ठीक है. We can multiply a 10 on the numerator. So it will become 24,000
multiplied by 10 divided by 11. Now let's try to divide 11 into 2 is 22. ठीक है, 11 into 2 is 22. रिमाइंडर कितना बचा? 2. तो 2 बचा, तो 2 0 होगा यहाँ पे, तो 11 1 जा 11. ठीक है, कितना हो गया रिमाइंडर? 9. 9 रिमाइंडर बचा, यहां से फिर 0 लिया हमने, 90. तो 11 8 जा 88 तक जाएंगे हम. कितना बचा? फिर से 2 बचा, तो 2 बचा, फिर यहां 0 लेंगे, 20. फिर 11 1 जा 11, कितना रिमाइंडर बचा? 9. फिर से यहां 0 लेंगे, 90. 11 8 जा 88. अब 0 बचा नहीं है, पॉइंट डालेंगे तो 0 आएगा. सो 11 कितना बचा था? 2 रिमाइंडर बचा था, तो 20. फिर ये 1 एंड अगेन सिमिलरली इस तरीके से वो चलता जाएगा कंटिन्यूअसली. सो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? सिंपली हियर 21818.18. दिस विल बी आवर present value for the first year. So let's quickly see this कि यही है या नहीं. And as we can see here, it is this value. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पॉइंट वाला वैल्यू नहीं लिया है, आप ले भी सकते हैं. यू कैन ट्राई टू टेक दिस वैल्यू ऑल्सो, या आप उसको लास्ट में राउंड ऑफ भी कर सकते हैं. इन्होंने थोड़ा यहाँ राउंडिंग ऑफ में थोड़ा लीनियंसी किया है. उन्होंने वो क्या बोल सकते हैं उसको, फैक्टर, पीवी फैक्टर से कर दिया है. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है उससे मल्टीप्लाई करके निकाला है, इसलिए थोड़ा आंसर में इनका और हमारे में फर्क है, बट इट डजेंट मैटर. ठीक है, उनका भी करेक्ट है, हमारी भी करेक्ट है. उन्होंने क्योंकि फैक्टर ले लिया इसीलिए उन्होंने पहले ही उसको राउंड ऑफ करके किया था, इसके कारण 2 डिजिट से पीछे है, हमारा 2 डिजिट्स आगे है. फाइन. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट वन. इसी तरीके से आप लोगों को कैलकुलेशन करना है. यू सिंपली हैव टू गो अहेड एंड फर्स्ट सॉल्व द डिनोमिनेटर. तो मैं एक और आप लोगों को दिखा देता हूं. द नेक्स्ट वन वुड बी द सेकेंड ईयर. ठीक है, सेकेंड ईयर में हमारा क्या वैल्यू है? सेकेंड ईयर में है 18,000, या तो थर्ड ईयर का करते हैं. सेकेंड ईयर का आप लोग खुद से करिए. थर्ड ईयर में कितना दिया हुआ है? 18,000 प्लस 24,000. ठीक है, तो कितना हो गया? 42,000. ठीक है, वी हैव 42,000 हियर. फाइन. 42,000 divided by 1 plus 10% raised to the power 3 है इस बार. ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? सिमिलरली यहां पे भी डिनोमिनेटर को पहले सिंप्लीफाई करेंगे. 42,000. अब आप लोग जान गए हैं कि 1 प्लस 10% को हम कैसे लिख सकते हैं? 1.1 लिख सकते हैं हम उसको. कैसे लिखा ये अभी जस्ट बताया था. ठीक है, 10 15 20 सेकंड पहले. रेज टू द पावर 3. तो ये रेज टू द पावर 3 आपको रफ में मल्टीप्लाई कर लेना है कि 1.1 को 3 पावर में कितना वैल्यू होता है. मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे इस तरीके से लिख दे रहा हूं. ठीक है, तो ये 3 जीरोस यहाँ पे हट जाएंगे, मतलब कि यहाँ 3 जीरोस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको. तो 11 इंटू 11 इंटू 11, इसको आपको सॉल्व करना है. आप इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे यू विल गेट योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द थर्ड ईयर. ठीक है, ये पीवी थर्ड ईयर हो जाएगा. फाइन. सो
this is basically your solution. This is how you will go ahead and try to solve. Now, coming back to the next topic, um, which is going to be addition of all of this. जितना भी आपका वैल्यूज आएगा सारे ईयर का, आप सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। जितने भी आए प्रेजेंट वैल्यू सबको हमने ऐड कर दिया, विच बिकम्स 1,14,190। ध्यान रखिएगा लास्ट ईयर में भी आपका कुछ वैल्यू है 18,000, नील नहीं है, 18,000 है जो कि आपका डेप्रिसिएशन है। फाइन, सो डू कीप दैट इन माइंड। अब ये जो वैल्यू मेरा टोटल आ गया प्रेजेंट वैल्यू, उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा जो इनिशियल 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था उससे, ठीक है। तो इनिशियल 1 लाख के इन्वेस्टमेंट से माइनस करेंगे एंड देन वी विल गेट द प्रेजेंट वैल्यू एज 14,190. That is basically how you will get it. Now quickly moving on to the internal rate of return. नेट प्रेजेंट वैल्यू के इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं आएंगे, बट हाँ स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। डू मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस कंप्लीटली। थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है बट कोशिश करिए कि हो जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, दिस इज अनदर मॉडर्न टेक्निक और मॉडर्न टूल ऑफ कैपिटल बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि एक जनरल, यहाँ पे जैसे एक जनरल 10% हमने ले लिया था, यहाँ पे जनरल 10% या कोई भी परसेंटेज नहीं लेते हैं, हम एक अपने हिसाब से अपने कंपनी के हिसाब से एक परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं एंड दिस इज नोन एज द इंटरनल रेट, ठीक है। दिस रेट दैट वी कैलकुलेट बेस्ड ऑन आवर कंपनीज रिक्वायरमेंट is known as the internal rate. Now, the formula for this is basically cash inflow divided by initial investment. ठीक है, यहां तक कैसे आया हम लोग आगे देखेंगे, but this is where you will begin. Fine. Now, the first step is this, to calculate the factor by using this formula. ठीक है, the second step is find out positive net present value, then find out the negative net present value, and then find out the formula for net present value. ठीक है, एक क्वेश्चन में जब हम लोग इसको यूज करेंगे तो it will become easier, but I will tell you right now that we will not do too many questions of internal IRR because बहुत ज्यादा नहीं आता है। सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और फॉर्मूला पता रहने से ही काफी है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, ठीक है। ओके, सो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का जो फॉर्मूला है विच स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड एंड्स अप हियर। सो IRR इज बेस फैक्टर प्लस पॉजिटिव NPV divided by negative NPV and difference in positive and negative NPV multiplied by TP, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक आई मेड मिस्टेक हियर। फॉर्मूला इज बेस फैक्टर प्लस positive NPV divided by the subtraction or the difference of positive and negative NPV multiplied by the DP, ठीक है। So let us quickly, अच्छा by the way, do note down this complete thing including the formula. Okay, now the benefits of using IRR is that it uses the time value of money, it takes into account both cash inflow and outflow, it does not use the concept of required rate of return, मतलब ये जो फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न वाला जो रूल है यहाँ पे NPV कैलकुलेशन में, वो चीज यहाँ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में नहीं है,
and it gives an approximate or nearest rate of return. ठीक है, demerits are complicated है काफी, हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड व्हाई इट सेज सो. इट प्रोड्यूसेस मल्टीपल रेट्स एंड कंफ्यूजिंग. अलग अलग सिचुएशन में एक दो पैरामीटर चेंज होने से ही जो रेट निकलता है, हमारा इंटरनल रेट जो यहाँ पे कैलकुलेट हम करते हैं, वो बदल जाता है. दिस आंसर फ्लक्चुएट्स अ लॉट. ओके, सो वी विल सी दिस क्वेश्चन. यहाँ पे दो प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, ए एंड बी. इनिशियल कॉस्ट दोनों का 22,000 एंड 20,000 है रेस्पेक्टिवली, एंड 4 साल में इतने मुझे इनकम हो रहा है. ठीक है, so the first thing that I will do is I will calculate the factor. How will I do that? I will simply divide the cost by the average of the cash inflows over the years. ठीक है, तो 4 साल में प्रोजेक्ट ए में कितना कैश इनफ्लो है? 12,000 प्लस 4,000 प्लस 2,000 प्लस 10,000, which is equal to 28,000, and divided by 4 is 7,000. मतलब 4 साल में ऑन एन एवरेज मुझे 7,000 रुपए सालाना आ रहे हैं. नाउ टू फाइंड द फैक्टर, वी विल सिंपली डिवाइड दिस 22,000 बाय 7,000. ठीक है, तो ये मुझे फैक्टर आ गया 3.14. अब ये फैक्टर आ जाने के बाद हम क्या करेंगे? वी विल कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द ईयर्स इंडिविजुअली. ठीक है, जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाकर, वी विल सिंपली डू इट. बट हियर वी डू नॉट नो कि हमारा वो परसेंटेज कितना है. ठीक है, जो फॉर्मूला में प्रेजेंट वैल्यू वाले फॉर्मूला में वी हैव दैट आर वैल्यू नो, तो वो आर वैल्यू मुझे पता नहीं है. ठीक है, यहां पे हमें एक गैस लेना है. ठीक है, we will be taking a guess that okay, let's consider 10% as the discounting rate or the interest rate. Fine, so this is what they have done. They have calculated the internal rate of this project A based on the interest rate of 10%, and सारा वैल्यूज को कैलकुलेट किया, माइनस किया इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को, और नेट प्रेजेंट वैल्यू आया 544. ठीक है, द प्रेजेंट वैल्यू एट 10% कम्स टू 22,544. सॉरी, द नेट प्रेजेंट वैल्यू कम्स टू 544 एट 10%. टोटल प्रेजेंट वैल्यूज कम टू 22,544. ठीक है, अब क्या हम लोग करेंगे? अब हम लोग इसी चीज को थोड़ा सा बढ़ाएंगे. ठीक है, हम क्या करेंगे? हमारे पास एक यहां पे वैल्यू पॉजिटिव में आया, पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू. अब मुझे क्या करना है? नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू का एक रैंडमली एक परसेंटेज लेकर कैलकुलेट करना है, जिससे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस में आए. तो वहां पे 10 लिया था, तो अब हम लोग यहाँ पे 12 लेंगे, क्योंकि थोड़ा ज्यादा है, तो ज्यादा जैसे ही लेंगे तो वो मेरा वैल्यू कम हो जाएगा. तो इसीलिए देखिए यहाँ पे हमने प्रेजेंट वैल्यू सारे साल का कैलकुलेट किया 12.6% के हिसाब से. टोटल प्रेजेंट वैल्यू आया 21,688, माइनस किया हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू आया -312. माइनस क्यों आया? क्योंकि मेरा प्रेजेंट वैल्यू अब थोड़ा कम हो गया. ठीक है, पिछले बार देखिए प्रेजेंट वैल्यू आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा था, अब मेरा प्रेजेंट वैल्यू इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कम हो गया. तो यही है बेसिकली. अब हम लोग सीधा वो फॉर्मूला में चले जाएंगे, इंटरनल, दिस फॉर्मूला बेसिकली, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू बेस फैक्टर प्लस पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन पॉजिटिव माइनस नेगेटिव
and multiplied by dp. ठीक है, now we will put all of our values here. We will put base factor as 10%. ना बेस फैक्टर 10% क्यों है? क्योंकि हमने शुरुआत में 10% यहाँ पे फर्स्ट जो कैलकुलेशन किया वहां पे हमने अज्यूम किया था 10%. ठीक है, हमने 10% क्यों अज्यूम किया? क्योंकि हमको एक रैंडम वैल्यू अज्यूम इस तरीके से करना है जिससे कि ये प्रेजेंट वैल्यू का जो कैलकुलेशन होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू का, दैट शुड बी अ बिट मोर देन जीरो. जीरो से बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, जीरो से कम भी नहीं होना चाहिए, अ बिट मोर देन जीरो. तो देखिए 544 इज अ बिट मोर देन जीरो. ठीक है, सेकेंड वाला हमने 12.66 क्यों लिया? क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही हम ये परसेंटेज बढ़ाएंगे, इंटरेस्ट का परसेंटेज बढ़ाएंगे, मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगा. इसीलिए जैसे ही मैंने 12.6 किया, मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस में आ गया 312. ठीक है, सो वी विल पुट ऑल ऑफ द वैल्यूज नाउ इन दिस फॉर्मूला विच इज दिस. तो हमारा बेस फैक्टर कितना है? 10% है. हमारा पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 544 है. एंड हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू सॉरी नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 312. ठीक है, न्यूमरेटर में 544 लिखा, डिनोमिनेटर में 544 माइनस 312. क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो वहां बीच में पहला माइनस सब्ट्रैक्शन वाला है, और 312 के साथ तो नेगेटिव है तो वो माइनस ऑलरेडी है. मल्टीप्लाइड बाय डीपी. डीपी इज नथिंग बट द डिफरेंस परसेंटेज. ठीक है, डिफरेंस परसेंटेज मतलब 10 और 12 के बीच में जो डिफरेंस है. तो 2.6 है तो हमने उसको एवरेज डाउन किया है, 2% लिया है. सो अब हम लोग ये पूरे चीज को सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट 11.27 एज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. नाउ यहीं पे मैं बता देता हूं कि कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट है. आप लोग एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं, अंडरस्टैंड दैट दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी डिफिकल्ट, क्वाइट डिफिकल्ट होगा, लेवल ही वैसा है. So if you have understood the previous concepts very nicely, only then you will be able to understand internal rate of return. Now, coming back to the second project B, here also we will calculate in the same manner. We will assume a interest percentage which will give me a net present value very close to zero, but not zero and not less than zero. तो यहां पे हमने 15% अज्यूम किया. जैसे ही 15% अज्यूम किया, हमें आया 134 एज आवर नेट प्रेजेंट वैल्यू. ठीक है, अब सेकेंड वाला टेबल यहां पे बनाया नहीं है, वो आपको खुद से बनाना है. आप क्या करेंगे? सेकेंड वाला कंसिडर करेंगे 15 से कुछ ज्यादा, 16, 17, 20 अज्यूम करिए. ठीक है, जैसे ही अज्यूम करेंगे वहां पे भी आपको एक नेट प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा जो कि नेगेटिव में होगा फॉर श्योर, क्योंकि 15 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे ये वैल्यू कम होता जाएगा. तो 15 से 16 में जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा. तो उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू आप निकालेंगे. फिर यहाँ पे जब आप उसको डालें, यहाँ पे मोस्टली 20 लिया है इन्होंने क्योंकि 5 का डिफरेंस परसेंटेज बोल रहे हैं. तो यूजिंग दैट यू विल मेक अनदर टेबल एंड आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू एक माइनस में मिलेगा. तो उस चीज को आप यहाँ फॉर्मूला में डालेंगे. बेस वैल्यू प्लस पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यूज मल्टीप्लाइड बाय द डीपी. आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आया इसमें 10.24. नाउ you will see that internal rate of return of A is higher than B, which means that अगर आप प्रोजेक्ट A में पैसा डालेंगे तो उससे आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज्यादा गेन मिलेगा. एंड दैट इज बेसिकली
how we calculate internal rate of return and understand which project is better using this particular method. Now, I will give you another question here. Try to calculate the internal rate of return. This is a very straightforward question. Question is, if a project costs 16,000 and is expected to generate cash flow of 4,000 each 5 years. हर 5 साल प्रोजेक्ट चलेगी और हर साल में आगे के 5 साल तक 4,000 रिटर्न होने वाला है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको एक ऐसा परसेंटेज यहाँ पे इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है, ऐसा एक परसेंटेज अज्यूम करना है जिससे कि आपका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 0 के बहुत पास आएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू अज्यूम किया गया है दैट इज 6। ये जो परसेंटेजेस हम लोग अज्यूम कर रहे हैं ये आप लोग करते करते ही समझेंगे कैसे आता है। बट एक जो पैरामीटर है जो मैं आपको बता सकता हूं दैट इज कि आप ये एवरेज को डिवाइड करेंगे अपने इनिशियल से, तो आपको जो फैक्टर आ रहा है दैट विल काइंड ऑफ हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कहां पे मेरा या कितने का डिफरेंस पे मेरा होना चाहिए। ठीक है, नाउ यू विल कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ ऑल ऑफ देम। प्रेजेंट वैल्यू जैसे ही आ जाएगा आप फिर दूसरे में जाएंगे, ऐसा एक वैल्यू लेंगे, यहाँ पे 6 लिया है पहले एंड देन 8 लिया है, तो 6 में एक बार प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर 8 से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 6 वाला पॉजिटिव आएगा, 8 वाला नेगेटिव आएगा, एंड देन यू विल पुट इट इन दिस फॉर्मूला। 6 इज योर बेस क्योंकि 6 से आपने शुरुआत किया था। उसके बाद 840 आया था आपको 6 वाले नेट परसेंटेज से, नेट प्रेजेंट वैल्यू, एंड 8 वाले परसेंटेज से -40 आया विच इज गिवन हियर। तो क्या करेंगे, 840 डिवाइडेड बाय 840 माइनस 40 मतलब 840 प्लस 40 हो जाएगा एंड मल्टीप्लाइड बाय 2%। 2% इज योर डीपी, जो कि ये डिफरेंस है 2 और 6 के बीच में। सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एज 7.91%. So that is basically your internal rate of return. Do not try to solve too many questions of internal rate of return. जितना भी समझ में आया है काफी है मैं बोलूंगा, क्योंकि theoretical questions आएगा, practical internal rate of return से नहीं आता है। This is a very higher concept, PhD level का concept है ये। आप लोगों को बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रेस नहीं किया जाएगा, बट नेट प्रेजेंट वैल्यू जरूर कर लीजिएगा, उससे क्वेश्चन मैंडेटरी आएगा। नाउ वी विल गो टू आवर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्विकली। ओके, सो दिस प्रॉफिटेबिलिटी evaluation is basically based on two things. One is risk, one is uncertainty. What is risk? Risk simply means that if an event will happen or will not happen. ठीक है, it is based on probability. Meaning कि if I am in my home, the probability of me getting the infection, the virus, is very low. Meaning the risk of me being infected is low. So risk simply means probability of something happening or not happening. Uncertainty is also the same. Uncertainty is also the same where we are not sure if something will happen or will not happen. So both these things combined, we do this particular uncertainty analysis, and this is basically your probability evaluation. Profitability evaluation.
जहां पे कि हम प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं. We will not be solving questions here. We will simply look at the various methods, and that will be all. So the first method is risk adjusted. Second one is certainty equivalent method. Next is sensitivity. Then is probability. Then standard deviation, coefficient of variation method, and decision tree analysis. So the notes for this will simply comprise of this particular one paragraph here, and that is it. Do not go too much into depth in this particular topic. There is infinite number of um, chapters in this particular one topic itself, but you just need an overview. That is it. So this is basically your capital budgeting. I have tried to make it as simple as possible, as understandable as possible. जितना आपको समझ में आया काफी है. बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, बट जरूरी है एक टॉपिक, बिल्कुल मैंडेटरी है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और उसके अंदर नेट प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन एंड उसका कॉन्सेप्ट. So if you have any doubts, if you have any issues, you can surely message me, ask me, and that is all for today.